चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया है, फॉर अ प्रिज्म एंगल थीटा बराबर 60 डिग्री, एंगल ऑफ प्रिज्म है 60 डिग्री, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेफ्ट हाफ इज n1, राइट हैंड साइड इज n2। अब क्या बोला है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज चोजन सच दैट द इंसिडेंट रे विल हैव मिनिमम डिविएशन इफ n1 बराबर n2 बराबर 5। तो अपने को क्या बोल दिया, फॉर n1 बराबर n2 बराबर n बराबर 1.5 विच इज 3/2 आपका मिनिमम डिविएशन हो रहा है। अब मिनिमम डिविएशन का केस क्या रहता है, मिनिमम डिविएशन में आपका R1 और R2 यानी जो रिफ्रैक्टेड एंगल होता है दोनों केस में यहां वाला और यहां वाला, ये दोनों आपस में इक्वल होता है, और डिविएट होने के बाद जो एंगल ऑफ इमरजेंस होता है वो आई के बराबर होता है। तो हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, पहले तो इसे लिख सकते हैं आई बराबर ई होगा, और दूसरा R1 बराबर R2 होगा। अपने को अब ए का वैल्यू 60 डिग्री दे दिया है, और अपने को पता है ए बराबर होता है 2r, तो r की वैल्यू भी आ गई 30 डिग्री। मतलब यहां पे R1 की वैल्यू क्या होगी 30, और यहां पर R2 की वैल्यू क्या होगी 30, ये अपने को पता है। अब अगला केस देखते हैं। अब क्या बोल रहा है, फॉर द केस ऑफ अनइक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब n1 का वैल्यू तो 3/2 है, लेकिन n2 का वैल्यू क्या दे दिया है n प्लस डेल्टा n यानी n से थोड़ा ज्यादा। अब हमको बताना है एंगल ऑफ इमरजेंस जो हो गया E बराबर I प्लस डेल्टा ई। उस केस के लिए हम लोग को बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हम लोग को पहले वैल्यू ऑफ डेल्टा ई पूछा है, तो देखो इससे कोशिश करते हैं डेल्टा ई की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो सबसे पहले यहां पर I निकाल लेते हैं, क्योंकि I और E बराबर है। यहां पे लगाते हैं स्नेल्स लॉ फर्स्ट पे यहां, तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या आएगा 1 इंटू साइन आई बराबर n इंटू साइन 30, इसकी वैल्यू 30 अपने को पता है। तो यहां से साइन आई की वैल्यू क्या आ गई n का वैल्यू अपने को पता है 3/2 है फर्स्ट वाले का, और साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2, तो साइन आई की वैल्यू आ गई 3/4, ये अपने को पता चल गया। ठीक, साइन आई की वैल्यू क्या आ गई 3/4। अब क्या करते हैं, स्नेल्स लॉ यहां पे लगाते हैं सेकेंड केस में। देखो कैसे लिखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे R2, तो लिखेंगे n प्लस डेल्टा n, क्योंकि यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n प्लस डेल्टा n है, साइन 30 या साइन R2 लिख लेते हैं, तो उसको 30 लिख लेते हैं, बराबर यहां पे क्या लिखा है I प्लस डेल्टा ई, ये हो जाएगा साइन इंटू 1, ये आ गई आपकी इसकी वैल्यू साइन आई प्लस ई की वैल्यू। अब देखो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, देखो इस इक्वेशन को n प्लस डेल्टा n, साइन 30 का वैल्यू लिख लेंगे क्या 1/2 बराबर साइन आई प्लस डेल्टा ई, ये एक वैल्यू आ गई। अब अपन क्या करते हैं, अपने को चाहिए डेल्टा n और डेल्टा ई के बीच में रिलेशनशिप, तो वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग को n का वैल्यू अपने को पता है 3/2 है। ठीक, तो यहां पर ऐसा करते हैं, देखो n/2 को अलग किए प्लस डेल्टा n/2 को अलग किए, और उस तरफ ले गए तो क्या हो जाएगा साइन आई प्लस डेल्टा ई, ये आ जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, इस n/2 को उधर ले जाते हैं, क्योंकि अपने को चाहिए डेल्टा n की वैल्यू, तो डेल्टा n/2 बराबर आएगा साइन आई प्लस डेल्टा ई माइनस n/2। ठीक, ये आ गई वैल्यू। अब यहां पर लिख लेते हैं डेल्टा n/2 बराबर साइन आई प्लस डेल्टा ई माइनस, अब n/2 को साइन के किसी टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखो शुरू में हम लोग एक रिलेशनशिप ये निकाले थे, देखो साइन आई की वैल्यू क्या थी, यहां से n/2 आ रही थी कि नहीं आती, साइन आई की वैल्यू क्या आ रही थी n/2, क्योंकि साइन 30 आप 1/2 डालोगे तो साइन आई की जगह n/2 लग सकते हो, तो n/2 की जगह यहां क्या रख सकते हो साइन आई। तो देखो ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा n/2 बराबर साइन आई प्लस डेल्टा ई माइनस n/2 की जगह साइन आई लिख सकते हैं। देखो यहां पर, ठीक, यहां पर क्या लिखा है n/2, और यहां से n/2 की जगह क्या लिख दिए साइन आई। क्यों लिखे, देखो साइन आई, अगर मैं यहां पर क्या करूं पूरे इक्वेशन को
डेल्टा ई से डिवाइड कर दूं और डेल्टा ई से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक। तो ये वाला जो हो रहा है, देखो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन बन रहा है। कैसा? आप जानते हैं ना, साइन थीटा प्लस एच माइनस साइन थीटा बाय एच, ये जो होता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। और इसकी वैल्यू क्या होती है? साइन का डिफरेंशिएशन विच इज कॉस थीटा। ये अपन पढ़े कि नहीं पढ़े? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब अपन क्या कर सकते हैं यहां पर, डेल्टा एन बाय 2 बराबर इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं कॉस आई इंटू डेल्टा ई। तो यहां से डेल्टा एन का वैल्यू आ गया 2 डेल्टा ई इंटू कॉस आई। अब साइन आई की वैल्यू तो अपन पहले ही निकाल चुके थे, साइन आई आई थी 3/4, तो कॉस आई भी निकल जाएगी, ठीक। तो साइन आई की वैल्यू क्या आई थी? 3/4, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 9 क्या हो गया आपका 7, तो यह आ जाएगा √7। तो √7/4, कॉस आई की वैल्यू यहां पर डाल देते हैं √7/4, तो ये आ गई 2, ठीक। तो डेल्टा एन बराबर आ गया डेल्टा ई टाइम्स √7/2। √7 की वैल्यू लगभग 2.6 के आसपास डाल देते हैं, 2.65 2.64 ऐसा कुछ, 2.6 डाल देते हैं, डिवाइड बाय क्या कर देते हैं 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी? 1.3। तो डेल्टा एन बराबर आ गया डेल्टा ई टाइम्स 1.3। तो हमको डेल्टा ई की वैल्यू ही निकालने के लिए पूछा था। अब देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या सही होगा। हमारा रिजल्ट क्या है? डेल्टा एन बराबर डेल्टा ई इंटू 1.3। क्या है? डेल्टा एन बराबर 1.3 टाइम्स डेल्टा ई। तो क्या बोला है पहला? द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई इन रेडियंस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डेल्टा एन। मतलब डेल्टा एन का वैल्यू बड़ा है, डेल्टा ई का वैल्यू ग्रेटर है डेल्टा एन से। ये तो गलत बात है, क्योंकि डेल्टा ई में 1 से बड़ा वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यहां से तो ये आ रहा है डेल्टा एन ग्रेटर देन डेल्टा ई। तो पहला वाला बात क्या है? गलत। दूसरा बात कि डेल्टा ई इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एन, तो ये बात सही है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सम कांस्टेंट इनटू ये, तो ये बात सही है। दूसरा, डेल्टा ई लाइज बिटवीन 2 and 3 मिली रेडियंस, है ना। तो 2 और 3 मिली रेडियंस के बीच में लाई करेगा, ये अपने को बोल रहा है। तो अपन देख लेते हैं, 2 एंड डेल्टा एन का वैल्यू डाल देते हैं। तो डेल्टा एन का वैल्यू कितना बोला है? 2.8 इंटू 10 का पावर -3, ये डिवाइड होगा 1.3 से, तो ये आ गया डेल्टा ई का वैल्यू। अब 1.3 कितना जा रहा है? 2 जा जाएगा 2.6, तो 2 और 3 के बीच में आ रहा है, ये बात सही है। तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो ये वाला जो ऑप्शन है कि 1 से 1.6 लाई करेगा, ये अपने आप क्या हो गया? गलत। तो इसका आंसर क्या होगा? बी और सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अ बीकर ऑफ रेडियस r इज फिल्ड विथ वाटर। बीकर को वाटर से फिल कर दिया अप टू हाइट h, और इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितनी दी है? 4/3 वाटर की। The figure on the left, the beaker is kept on a horizontal table rotating with angular speed ओमेगा। ये टेबल है, ओमेगा से घूम रहा है। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि ये पैराबोलिक बनता है सरफेस, और इसका इक्वेशन अपन लोग लिखते थे, ठीक है। अब this makes the water surface curved so that the difference in the height of water level at the center and at the circumference is h। तो ये जो सेंटर है और ये सर्कमफेरेंस है, इसके बीच डिस्टेंस क्या बोल दिया है? h। फिर as shown in figure, take this surface to be approximately spherical with radius r। मतलब ये जो सरफेस है इसको मानना है स्फेरिकल, रेडियस r, तो इसका कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और ये डिस्टेंस, ये जो रेडियस आ गया वो क्या आ गया? r। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो पहले हमको r की वैल्यू पूछा है h और इसके टर्म्स में, चलो निकालने का कोशिश करते हैं। तो देखो, सपोज ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर r, तो ये भी क्या होगा? ये भी होगा r। हमको क्या चाहिए? यहां से यहां जोड़ देते हैं, ठीक। तो ये जो होगा वो क्या हो जाएगा? बीकर का रेडियस स्मॉल r आधा, ये रेडियस क्या हो जाएगा? स्मॉल r। तो देखो ये पार्ट आ गया आपका स्मॉल r, ये जो पार्ट है r है, और ये जो है वो क्या हो जाएगा? r माइनस h। अब यहां पर क्या लगा देते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनस क्या है? r स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होगा? r माइनस h का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब स्मॉल r स्क्वायर। तो यहां से आएगा r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2hr प्लस r स्क्वायर।
आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, हमको आर की वैल्यू चाहिए तो आर उधर चले जाएगा, तो 2HR बराबर आएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो आर बराबर आएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय 2h, तो ये h और स्मॉल r के टर्म्स में हमारा r का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो यहां पर कहां दिया वैल्यू, यहां, तो ये पहला वाला क्या है, सही, ठीक, दूसरा वाला गलत हो गया। अब तीसरा देखते हैं, हमको निकालना है एपेरेंट डेप्थ। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूं। एपेरेंट डेप्थ मतलब अब आप बाहर से इसको व्यू कर रहे हैं, ठीक, बाहर से आप देख रहे हैं, सपोज ये जो कर्ट सरफेस है, कर्ट सरफेस ऐसी कॉन्केव सरफेस है, इसके थ्रू देख रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है जो एक्चुअल डेप्थ होगा आपको उससे सरफेस थोड़ी सी क्या दिखेगी, उठी, भाई इसका जो बेस का एक्चुअल इमेज होगा वो आपको दिखेगा बाहर से। तो अब क्या करते हैं, यहां पर रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला लगाने के लिए यहां से लगाएंगे, इस पॉइंट को O बोल देते हैं। ओके, चलिए तो कैसे लगाते हैं, देखो μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू बराबर μ2 माइनस μ1 बाय आर, ये होता है आपका फॉर्मूला। अब यहां पर μ2 कौन सा मीडियम होता है, जहां पे रिफ्रैक्टेड रे होगा, और μ1 कौन सा मीडियम होता है, जहां पे इंसिडेंट रे होती है। तो अभी बेस से जो रे आएगी इंसिडेंट रे, उसका डायरेक्शन होगा ऊपर की तरफ, और वो जो है 4/3 में, तो μ2 का वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगा, μ2 जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें रिफ्रैक्टेड रे चलेंगे, रिफ्रैक्शन के बाद तो ये बाहर जाएगा, तो वो 1 होगा, और μ1 का वैल्यू जो होगा वो होगा वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि है 4/3। अब लगाते हैं फटाफट इसमें, ठीक, देखिए अब μ2 का वैल्यू 1 है, तो 1/v, फाइनल इमेज कहां बन रही है हम लोग को आइडिया नहीं है। फिर माइनस μ1 का वैल्यू लिखेंगे 4/3 इंटू यू के जगह लिख लेते हैं बच्चों h माइनस h, ठीक, कितना लिख लेते हैं h माइनस h, क्योंकि ये हाइट जो था वो h था, और जब ये पानी थोड़ा सा नीचे उतर गया और सेंटर में ऊपर h हाइट चढ़ गया, तो ये h हाइट से कितना नीचे आ गया, h नीचे आ गया सेंटर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस होगी h माइनस h, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस h माइनस h, ये स्मॉल h और ये h, तो ये डिस्टेंस क्या आ गई, h माइनस h। अच्छा, और इसको लेंगे प्लस, क्यों, क्योंकि हम लोग कहां नाप रहे हैं इस डिस्टेंस को, ऑप्टिक सेंटर से नापते हैं, ये जो स्फेरिकल सरफेस का सेंटर होता है, पोल होता है, तो वहां से हम लोग नीचे नाप रहे हैं, और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ऊपर है, तो इसको नेगेटिव लेंगे, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अगला μ2 फिर से क्या आएगा, 1, तो 1 माइनस 4/3 डिवाइडेड बाय आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो अपने को पता है क्या है, आर। अब देखो, तो यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/v बराबर 4/3, एक काम करता हूं h माइनस h को h लिख देता हूं, क्योंकि देखो यहां पे दिया है h जो है वो बहुत बहुत छोटा है h से, तो h माइनस h का अप्रोक्सीमेट वैल्यू h के बराबर हो जाएगा, कैपिटल H, ये लिख लेते हैं। ये उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस, और ये आएगा माइनस 1/3 r, तो ये अपना v का वैल्यू आ गया। लेकिन हमको v की वैल्यू चाहिए ओमेगा के टर्म्स में। अब देखो उसके लिए क्या करेंगे, जो हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में सीखते हैं बच्चों, यहां से चालू करेंगे, नीचे आएंगे, अरे भाई साहब ये क्या है, और फिर इस तरफ जाएंगे, और क्या लिखेंगे, प्रेशर का इक्वेशन। भाई ये रोटेटिंग फ्लूइड है, तो इसका प्रेशर का इक्वेशन लग सकते हैं। सरफेस पे प्रेशर हमेशा कितना होता है, एटमॉस्फेरिक, तो एटमॉस्फेरिक से एटमॉस्फेरिक तक का लिखेंगे तो हम लोग को एक रिलेशन मिल जाएगा, क्योंकि देखो फाइनल उसमें क्या है, आर नहीं है, ओमेगा और जी के टर्म्स में, तो हम लोग को आर का सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा ओमेगा और जी के टर्म्स में। देखो कैसे करेंगे, तो देखो प्रेशर इक्वेशन लिखते हैं, कहां से कहां, यहां से यहां, तो देखो सबसे पहले 1 पे, यहां 1 पे प्रेशर कितना होगा एटमॉस्फेरिक, मैं लिख लिया P0। अब मैं नीचे जा रहा हूं ग्रेविटी के तरफ, तो प्लस होगा, प्रेशर बढ़ेगा, प्लस वाटर की डेंसिटी सपोज रो है, रो जी स्मॉल h, इतना डिस्टेंस में नीचे आया। अब मैं कहा जा रहा हूं, ये जो एक्सिलरेटिंग फ्लूइड है उसके सेंटर के तरफ जा रहा हूं, तो जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट हो रहा है उसके तरफ जाऊंगा तो प्रेशर कम होगा, दूर जाऊंगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो तरफ जा रहा हूं तो प्रेशर कम होगा, तो होगा हाफ रो ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर बराबर, कहां पहुंच गया मैं, 2 पे, और 2 का प्रेशर भी क्या है, सरफेस है, तो एटमॉस्फेरिक। अब P0 से P0 कट गया, ये इक्वेशन माइनस उधर जाएगा तो ये इक्वल हो जाएगा, रो से रो कट गया। अब मेरे को क्या का सब्स्टिट्यूशन चाहिए था, मेरे को चाहिए सब्स्टिट्यूशन
किसका? अच्छा, एक इक्वेशन में और निकाल के रखा था, ये शुरू वाले से, ये वाला इक्वेशन आया था ना, ये एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय 2h। अब देखता हूं यहां से आर स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है। तो देखो जी एच बराबर होगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2, यार है। तो हमको यहां पर कैपिटल आर का सब्स्टिट्यूशन बनाना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, या तो एच को या तो आर को हमको सब्स्टिट्यूट करना है, और यहां भी स्मॉल एच नहीं है तो स्मॉल एच को हटाना है यहां से। तो स्मॉल एच की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2 इंटू जी, ये हो गई, ये एच की वैल्यू आ गई। अब आप गौर करो, यहां पे लिखा हुआ है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और एच जो है वो आर से भी बहुत छोटा है, तो यहां पर एक अप्रोक्सीमेशन और लग जाएगा। भाई एच आर से बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर क्या होगा, उसका स्क्वायर और छोटा होगा, तो अपन कैपिटल आर की जगह डायरेक्ट ये लिख सकते हैं ना, अप्रोक्सीमेशन करके आर स्क्वायर बाय 2h। ठीक, आर स्क्वायर बाय 2h। और अपन यहां से देखो ये h है, ये ऊपर जाएगा तो 2h, तो 2h की जगह क्या लिख सकते हैं, 2h की जगह ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन जी, तो यहां 2h की जगह डाल दो, तो ये क्या आएगा आर स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय जी, तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय जी, जी ऊपर चले गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, क्या आया जी बाय ओमेगा स्क्वायर, ये आ गई कैपिटल आर की वैल्यू। अब उस कैपिटल आर की वैल्यू को कहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब देखते हैं फाइनल रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, तो याद रखना क्या है, 1 बाय वी बराबर, तो लिखते हैं 1 बाय वी बराबर माइनस क्या था 3h बाय 4, h बाय 3 4, 4 बाय 3h माइनस 4 बाय 3h माइनस 1 बाय 3r, यही था शायद, माइनस 1 बाय 3r। और r की जो वैल्यू है वो क्या आ गई थी, कहाँ गया, r r r r r निकाले थे कहीं 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 कहीं, यहाँ g बाय ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे डाल देता हूँ g बाय ओमेगा स्क्वायर। तो देखो 1 बाय वी बराबर आएगा, माइनस कॉमन ले लो, 4 बाय 3h प्लस 1 बाय 3, और r की वैल्यू क्या थी g बाय ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ डाल देते हैं g बाय ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर कहाँ चले जाएगा ऊपर। अब 1 बाय वी की वैल्यू ले लेते हैं, माइनस यहाँ से ये आ जाएगा 3gh, ऊपर 3 तो कॉमन है तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, इसमें क्या नहीं है g, तो यह आ जाएगा 4g, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यहाँ पर 3g है तो यहाँ पर आ जाएगा h, तो प्लस h ओमेगा स्क्वायर, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो v का वैल्यू आएगा 3gh बाय 4g प्लस h ओमेगा स्क्वायर। अब देखते हैं यहां पे देखो, ये हम लोग को क्या बोला है 3h बाय 4, अगर कॉमन निकाल लेंगे तो ये एग्जैक्ट ये इक्वेशन बन जाएगी डिनोमिनेटर में, ये देखो यहाँ 3h बाय 4 कहाँ गया, यहाँ 3 बाय 4 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा gh बाय जी प्लस एच ओमेगा स्क्वायर, फिर ये gh को नीचे भेज देंगे तो g कट जाएगा तो एक h आ जाएगा, और यहाँ h कट जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर बाय जी आ जाएगा, फिर रेसिप्रोकल के ऊपर लगाएंगे तो -1 चढ़ जाएगा। तो अपना ऑप्शन कौन सा है, ये फोर्थ वाला, ये थर्ड वाला नहीं है, तो इसके करेक्ट ऑप्शन क्या होंगे, ए और डी इसके करेक्ट आंसर होंगे। चलिए समझ में, अब बनाते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, अ वायर इज बेंट इन शेप ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर के फ्रंट में प्लेस किया गया, ठीक, ऑफ फोकल लेंथ f। तो वायर का ये जो पॉइंट है वो f पे है, और ये जो पॉइंट है वो f बाय 2 पे है, ठीक। तो हम लोग को बताना है विच ऑफ द फिगर शो इन द 4 ऑप्शन क्वालिटेटिवली रिप्रेजेंट द शेप ऑफ इमेज बेंट इन बेंट इमेज ऑफ द बेंट वायर, मतलब ये ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज कैसी बनेगी अपने को बताना है, ऑप्शन दे दिया ए बी सी डी, क्लियर है पक्का। चलिए देखते हैं। तो देखो सबसे पहले ये जो f बाई 2 पे है ये कहां पे रखा हुआ है, पोल और फोकस के बीच में, तो पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है, सपोज इसकी हाइट कुछ होगी अपने को नहीं पता, ये डिस्टेंस कितनी होगी f बाई 2, तो इसकी हाइट भी कितनी होगी f बाई 2, है ना, और ये कितने डिस्टेंस पे रखा है f बाई 2 डिस्टेंस पे रखा है, तो इसकी बनेगी तो वर्चुअल इमेज कहां बनेगी वो देख लेते हैं। तो 1 बाय
1/f फोकल लेंथ, और कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या रहता है, इंसिडेंट रे इधर जाएगा, फोकल लेंथ उल्टा नापेंगे तो फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा, तो अपन लिखते हैं 1/-f बराबर 1/v, v अपने को पता नहीं है, प्लस 1/u। तो u ये जो ऑब्जेक्ट मान रहे हैं ये u कितने पे रखा है, सपोज -f/2 पे रखा है, तो -f और 2 कहां चले जाएगा, ऊपर। अब 1/v की वैल्यू क्या आएगी, 2/f, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, -1/f, तो ये आ गया 1/f। तो 1/v की वैल्यू 1/f आ गई, v की वैल्यू आ गई f, v आ गया पॉजिटिव। मतलब इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे का भी डायरेक्शन किधर है, इस तरफ, उसी के अलॉन्ग नापेंगे। तो यहां से ये जो है ये कितने डिस्टेंस पे बनेगा, f डिस्टेंस पे बनेगा, इसके मिरर के पीछे f डिस्टेंस दूर आपकी इमेज बनेगी। और उसका साइज क्या होगा, मैग्निफिकेशन देख लेते हैं। ये हाइट जो दिया है वो कितना दिया है, ये 45 डिग्री है, तो अपने को ये f/2 था, तो ये भी कितना है, f/2, हाइट f/2, मैग्निफिकेशन बराबर क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और मिरर के लिए होता है -v/u, तो -f/2, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, f से f कट गया तो 2i, तो ट्वाइस द साइज, मतलब ये f/2 का था तो ये f साइज का बनेगा इमेज, ये f साइज का बन गया। ठीक, अब बच्चों जो पॉइंट फोकल लेंथ पे है, फोकल पॉइंट पे है, उसका इमेज बनता है कहां पर, इंफिनिटी पे। कहां पे बनता है, इंफिनिटी। तो अगर ये इंफिनिटी पे बनेगा इमेज, तो इसका ये जो दूसरा एंड है ये रखा हुआ, ये जो दूसरा एज है वो बनेगा कहां पे, इंफिनिटी पे। ठीक, कहां पे बनेगा, इंफिनिटी पे। अब इंफिनिटी पे बनेगा तो अपन क्या बनेगा, इमेज का डिस्टेंस ऐसा सीधा दिखेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट आपका ऐसा रखा हुआ है तो इमेज कैसी बन रही है, ये सीधा डबल साइज की और आगे इंफिनिटी तक जाएगी। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। तो ऐसे हम लोग इस सवाल को बनाएंगे। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ लेंथ L एंड विड्थ W, लेंथ L विड्थ W का स्ट्रक्चर है, मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट ऑप्टिकल मीडिया। अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे दिया है कितना, 1.5, और ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया 1.44। क्या बोला है, इफ L इज वेरी वेरी ग्रेटर देन W, L बहुत बड़ा है W से, a ray entering from end AB will emerge from end CD only if total internal reflection condition is met। मतलब यहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तभी ये बाहर जाएगा। मतलब जब ये इस इंटरफेस पे गिरेगा तो किस एंगल से गिरना चाहिए, मिनिमम θc से गिरना चाहिए। फिर क्या बोला है, लेंथ दे दिया है 9.6 मीटर, इफ द इंसिडेंट एंगल इज थीटा इज वेरिड, द मैक्सिमम टाइम टेकन बाय रे टू एग्जिट द प्लेन CD कितना होगा, ये अपने को निकालना है। स्पीड ऑफ लाइट अपने को दे दिया है, तो बेसिकली ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर करके निकलेगा अपने को निकालना है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो हम लोग को ये पता है मैक्सिमम टाइम कब मिलेगा, जब एक क्रिटिकल एंगल जैसे टकराएगा और उसके बाद टकरा के ये बाहर निकलेगा। ठीक है, तभी रिफ्लेक्ट होके बाहर आएगा। अब क्रिटिकल एंगल कितना होगा ये हम लोग यहां पर स्नेल्स लॉ लगा के निकाल सकते हैं। ये क्या होगा, 1 बाहर का, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, सॉरी, तो कितना होगा 1.5 इंटू साइन थीटा सी बराबर, ऊपर का है 1.44 इंटू क्रिटिकल एंगल पे जब ये इंसिडेंट होता है तो कैसा चलता है, ग्रेजिंग इंसिडेंस जैसे चलता है 90 डिग्री से, तो यहां लिखेंगे साइन 90। साइन 90 का वैल्यू क्या है 1, तो यहां से साइन थीटा सी निकल गया बच्चों 1.44 बाय 1.5, ये 3 से जा रहा है, 3 4 जा 0.8, 0.48 आ गया, ये आ गया 0.5, तो ये आ गया बच्चों 24/25 लिख लो। ठीक, ये किसका वैल्यू आ गया, थीटा सी का वैल्यू आ गया। अब एक्चुअल जो लाइट है उसका पाथ कैसा है, यहां देखो ये वाला डिस्टेंस चलता है, फिर ये वाला डिस्टेंस चलता है, फिर यहां चलता है, फिर यहां चलता है, ऐसे जा रहा है। ठीक, तो अगर हम लोग क्या करें, ये डिस्टेंस निकाल ले, ठीक, तो अपना काम हो जाएगा। तो उसके लिए अपने को बेस पता रहना है, क्योंकि एंगल तो पता है, तो बेस को ले लेते हैं सपोज अपन x, बेस को क्या ले लेते हैं x, ये क्या गया, बेस को अपन क्या ले लेते हैं x, और ये डिस्टेंस अपन निकाल लेते हैं, इसको बोल देते हैं अपन हाइपोटेनस h। तो यहां से साइन थीटा सी बराबर क्या जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक, तो
तो यहां से अपना हाइपोटेनस निकल जाएगा क्या, x बाय साइन थीटा। अब साइन थीटा का वैल्यू क्या था 24/25, तो यहां पर डाल देंगे तो आ जाएगा x इंटू 25/24 आ जाएगा। ठीक, अब देखो अगर सपोज जहां पर ये पहली बार रिफ्लेक्ट हो रहा है वहां तक ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसके बाद दूसरे बार रिफ्लेक्ट होगा तो वो यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, होगा तो एंगल ये भी थीटा सी, फिर ये भी थीटा सी, फिर ये भी थीटा सी, फिर ये भी थीटा सी। तो अपन जो भी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हैं वो कैलकुलेट करने के लिए यहां पर सारे बेसिस को ऐसे ऐड करते जाओ, x x x x, तो टोटल ये लेंथ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो ऐसा टेढ़ा चलते में बाइसिमेट्री ऐसा ऐसा चलते में ये सारे हाइपोटेनस का सम निकालने के लिए x टोटल वैल्यू 9.6 ले लेते हैं। तो क्या होगा देखो यहां 9.6 इंटू 25/24 ये होगा। अब 96 को काटते हैं तो 2 4 जा तो 0.4 जा कटा, 25 इंटू 0.4 क्या हुआ 10 मीटर। तो टोटल लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, टकरा टकरा के अलोंग द हाइपोटेनस 10 मीटर चल रहा है। तो अपने को टाइम निकालना है, टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस टोटल है 10 मीटर, स्पीड है 3 इंटू 10 का पावर कितना 8, ये आ गया। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहां से ये ऊपर जाएगा तो आएगा 1/3 इंटू 10 का पावर -8। ठीक है, अब ये 1/3 को क्या लिख सकते हैं 10/3 लिख सकता हूं, तो यहां पर 10 का पावर -9 हो जाएगा। 10/3 क्या होता है 3.33, तो आएगा 3.33 इंटू 10 का पावर -9। तो अपने को चाहिए बच्चों लोग, हड़बड़ी में एक गड़बड़ी हो गई, एक चीज वो ट्रेवल तो कर रहा है 1.5 वाले मीडियम में ना, तो स्पीड c नहीं होगा है ना, स्पीड क्या होगा, स्पीड यहां पर 1.5 के हिसाब से निकालेंगे तो मीडियम में स्पीड होगा 3 इंटू 10 का पावर 8 डिवाइडेड बाय इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज 3/2। तो 3 से 3 कैंसिल होगा, ये आएगा 2 इंटू 10 का पावर 8। ये स्पीड का वैल्यू लेंगे ना कि ये, ठीक है, तो ये गलत है। तो यहां से अपन टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम बराबर होगा डिस्टेंस विच इज 10 बाय स्पीड। स्पीड कितनी दी है 2 इंटू 10 का पावर 8। ठीक है, तो ये कितना आएगा 5, तो यह 5 इंटू 10 का पावर -8, तो 50 इंटू 10 का पावर -9, 50 नैनो सेकेंड आएगा। तो ये आंसर क्या होगा इसका 3.33, ये होगा 50, इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अ थिन कॉन्वेक्स लेंस मान लिए मेड अप ऑफ 2 मटेरियल्स विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 एंड n2, इसका n1 इसका n2 as shown in figure. The radius of curvature of the left and right hand sides are equal. इसका भी रेडियस कर्वेचर r है, इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर r है। f is the focal length of the lens when n1 बराबर n2 बराबर n, यानी n1 n2 n के बराबर है तो इसका फोकल लेंथ है f। और जब फोकल लेंथ हो जाता है f प्लस डेल्टा f, जब n1 का वैल्यू तो n है लेकिन ये n2 जो है वो क्या है n प्लस डेल्टा n। अब हमको एज्यूम करना है कि डेल्टा n वेरी वेरी लेस देन n-1 और n का वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, हमको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं f का वैल्यू निकालते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला लगाते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या बोलता है, लेंस मेकर फॉर्मूला ये बोलता है कि 1/f बराबर होता है μ2 माइनस μ1 बाय μ1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, एफ फोकल लेंथ, μ2 μ1 क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, μ2 क्या होता है लेंस का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और μ1 क्या होता है सराउंडिंग का। तो यहां से 1/f बराबर क्या आएगा, शुरू में देखो पूरा लेंस से ले लेते हैं, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है n, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा n माइनस 1/1 1/r1, r1 का वैल्यू दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम लेवल बोला है। तो पहला जो सरफेस है वो कैसा कर्व्ड है, इस तरफ कर्व्ड है, तो जिधर इंसिडेंट रे होगा उसी के अलॉन्ग इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो पॉजिटिव लेंगे, -1/, अब दूसरे का रेडियस ऑफ कर्वेचर उल्टे तरफ है तो माइनस लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये r आ गया। तो यहां से 1/f का वैल्यू क्या आ गया n-1 2/r, ये आ गया अपना पहला इक्वेशन। ठीक, अब दूसरे केस के लिए देखते हैं। तो दूसरे केस में अपने क्या बन गए, ये दो अलग अलग लेंस बन गए, क्या बन गए दो अलग अलग लेंस, एक बन गया ऐसा आधा प्लेनो कॉन्वेक्स, दूसरा बन गया ऐसा
प्लेनो कॉन्वेक्स, और फिर दोनों को चिपका के रख दिए। तो हम लोग ऐसे केस में क्या करते थे, सपोज इसका फोकल लेंथ अपने को पता है, इसका फोकल लेंथ अपने को पता है, तो दोनों थिन लेंसेज को अगर आप एक साथ चिपका के रखते हैं तो नेट फोकल लेंथ क्या हो जाता है, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। चलो तो देखते हैं, तो पहले वाले में क्या होगा, 1/f बराबर n-1 बाय r, क्योंकि दूसरा r क्या है, इंफिनिटी। देख लीजिए ये वाला जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो r है, और दूसरा वाला r क्या है, इंफिनिटी, प्लेन सरफेस है। फिर अगले वाले के लिए क्या लिखते हैं, ये f1 हो गया, 1/f2 को क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं n प्लस डेल्टा n माइनस 1 बाय r, ये आ गया दूसरे का फोकल लेंथ। अब दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं तो क्या आएगा देखो, 1/f1 प्लस 1/f2, ये हो जाएगा 1/f नेट, ये होगा r आ गया कॉमन, n प्लस n 2n -1 -2 प्लस डेल्टा n, ये आ गई आपकी वैल्यू। और अपने को क्या बोला है, 1/f नेट क्या है, f प्लस डेल्टा f, तो f की जगह क्या ले सकते हैं, f नेट की जगह f प्लस डेल्टा f बराबर 2n - 2 प्लस डेल्टा n बाय r। ठीक है, अब हमको पूछा क्या है क्वेश्चन में, देखो पूछा क्वेश्चन में है कि डेल्टा f बाय f और डेल्टा n बाय n की वैल्यू को कंपेयर करना है। उसके बाद n डेल्टा n f की वैल्यू ली है और डेल्टा f की वैल्यू हमको पूछा है, तो बेसिकली हम लोग को डेल्टा f बाय f और डेल्टा n बाय n इस टर्म में हम लोग को रिलेशनशिप निकालना है। तो अब उस इक्वेशन को देखते हैं कोशिश करके कि कहां से ऐसा वैल्यू आएगा। ठीक, तो क्या करते हैं, देखिए काम करो, ये जो इक्वेशन है 1/f वाला और ये जो इक्वेशन आया 1/f प्लस डेल्टा f, दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, तो क्या आएगा देखो, 1/f बाय 1/f प्लस डेल्टा f। ठीक, 1/f की जगह आ जाएगा 2n - 1 बाय r डिवाइडेड बाय, इधर का तो यही लिखा हुआ है, ये वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 2n - 2 प्लस डेल्टा n बाय r, r से r क्या हो गया, कैंसिल। ठीक, ये f प्लस डेल्टा f ऊपर चले गया, f प्लस डेल्टा f बाय f बराबर ये हो गया 2n - 1 बाय 2n - 2 प्लस डेल्टा n। ठीक, अब देखो, अब इसको अलग अलग कर दो क्योंकि डेल्टा f बाय f चाहिए, तो इसको 1 प्लस डेल्टा f बाय f लिख देते हैं, ये बराबर जाएगा 2n - 1 बाय 2n - 2 प्लस डेल्टा n, ये आ गई वैल्यू। ठीक, अब बच्चे लोग हमको चाहिए दूसरे तरफ, ये चाहिए डेल्टा n बाय n का टर्म। ठीक है, तब तो हम लोग रिलेशनशिप दोनों में पता लगा पाएंगे। और इस तरफ तो डेल्टा n नीचे आ रहा है और ऊपर आ रहा है n माइनस n। तो अब क्या कोशिश करते हैं बच्चों, देखो क्योंकि देखो ये दोनों टर्म जमा हुआ दिख रहा है, 2n - 2, ये भी 2n - 2 है, तो एक काम करते हैं ऊपर डेल्टा n लाने के लिए, देखो यहां पे प्लस डेल्टा n कर दो और माइनस डेल्टा n कर दो। ऊपर वाले में क्या कर दिए, प्लस डेल्टा n और माइनस डेल्टा n, देखते हैं क्या होता है। तो आ गया देखो 1 प्लस डेल्टा f बाय f बराबर 2n - 1 प्लस डेल्टा n, तो ये नीचे जैसा बन गया एग्जैक्ट, उसको अलग कर लो, तो नीचे भी आ जाएगा 2n - 1 प्लस डेल्टा n, और दूसरे तरफ क्या ले लो, माइनस डेल्टा n बाय 2n - 2 प्लस डेल्टा n। ठीक, अब देखो ये आ गया। अब अपना क्या हुआ, ये देखो ये दोनों टर्म कट गया, क्या आ गया, 1 माइनस डेल्टा n बाय 2 कॉमन ले लो, n - 1 प्लस डेल्टा n। ठीक, अब आप देखो ये 1 प्लस डेल्टा f बाय f है, 1 से 1 गया, आ गया रिलेशनशिप, डेल्टा f बाय f बराबर डेल्टा n बाय, अभी देखो n - 1 का एक रिलेशनशिप इसीलिए दिया था कि n - 1 बहुत बड़ा है डेल्टा n से, तो अपन यहां फिर से क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन, ये n - 1 बहुत बड़ा है डेल्टा n से, तो नेगलेक्ट कर दो डेल्टा n को, तो क्या आ गया 2n - 1 और नेगेटिव भी आया है, ये आ गया हमारा रिलेशनशिप, डेल्टा f बाय f बराबर माइनस डेल्टा n 2 इंटू
n-1। अब इसको उधर ले जाते हैं, अब आंसर बताने की कोशिश करते हैं जो जो दी हुई है। ठीक, इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा। तो क्या दिया है, डेल्टा एफ बाई एफ। अब अपन ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन चेक करने के लिए अपना रिजल्ट क्या आया है, डेल्टा एफ बाई एफ बराबर ऊपर आया था डेल्टा एन बाई 2 n-1। ठीक है, अब डेल्टा एफ बाई एफ अपने को चेक करना है कि मैग्नीट्यूड जो होगा लेस देन डेल्टा एन माइनस एन की, नहीं है माइनस है, मैग्नीट्यूड चेक करना है। अपन इसको ऐसे लिख देते हैं, डेल्टा एफ बाई एफ इज इक्वल्स टू 1/2 और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, डेल्टा एन बाय n-1। ठीक, तो डेल्टा एफ बाय एफ की वैल्यू ये है। अब आप खुद सोचिए, डेल्टा एन बाय एन और डेल्टा एन बाय n-1 में कौन बड़ा होगा, बड़ा होगा ये। ठीक, ये वाली वैल्यू बड़ी होगी और इसकी वैल्यू यानी डेल्टा एन बाय एन जो होगा वो इससे भी छोटा होगा। अब उसको हाफ किए और n की वैल्यू क्या दी है, लेस देन 2, n की वैल्यू 2 से, n की वैल्यू भी 2 से छोटी है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि डेल्टा f बाय एफ जो होगा वो बड़ा होगा डेल्टा n बाय n से, ना कि छोटा। तो ये जो ऑप्शन दिया है डेल्टा f बाय एफ इज लेस देन डेल्टा n बाय n, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि डेल्टा f बाय एफ की वैल्यू क्या आ रही है, बड़ी। अब दूसरा चीज देखते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज देखते हैं। अगला वैल्यू दिया है, ये तो सिंपल है, तो अपन फिर से इस्तेमाल करते हैं। डेल्टा एफ, हमको डेल्टा एफ की वैल्यू चाहिए, ये हो जाएगा माइनस डेल्टा एन इंटू ये नीचे वाला एफ ऊपर चले गया 2 n-1, तो आएगा माइनस डेल्टा एन की वैल्यू कितनी है 10 का पावर -3 इंटू एफ, फोकल लेंथ एफ का वैल्यू दे दिया 20 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में ही छोड़ देते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू सेंटीमीटर में ही पूछी है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू n-1। n कितना है 1.5, 1.5 माइनस 1 क्या होता है 0.5, 0.5 क्या होता है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ गया 20, मैग्नीट्यूड 20 इंटू 10 का पावर -3, तो आ गया 0.02 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, सही। ठीक, ये वाला पार्ट क्या है, सही। उसके बाद सी ऑप्शन फिर से चेक करते हैं। तो क्या बोला है, इस बार मैग्नीट्यूड नहीं बोला है, इस बार क्या बोला है, अगर डेल्टा n बाई एन लेस देन 0 है, मतलब क्या है, नेगेटिव, तो डेल्टा f बाई एफ क्या होगा, ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव। तो ये तो जाहिर सी बात है, अपना डेल्टा f बाई एफ क्या आया है, माइनस डेल्टा n बाई 2 n-1, तो अगर डेल्टा n बाई एन नेगेटिव है तो माइनस ऑफ माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये बात सही। ठीक है, ऑप्शन डी, the relation between delta f by f and delta n by n remains unchanged if both convex surfaces are replaced by concave surface of the same radius of curvature। तो जाहिर सी बात है बच्चों कि अपने जो फॉर्मूला अपन लोग निकाले हैं कौन सा, डेल्टा f बाई एफ बराबर माइनस डेल्टा n बाई 2 n-1, इसमें n1 n2 क्या है वो उस पर डिपेंड कर रहा है और फोकल लेंथ क्या है वो उस पर डिपेंड कर रहा है। तो फोकल लेंथ और वो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम लेते हैं तो फोकल लेंथ में बस साइन चेंज होगा, बाकी मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज आना है नहीं। तो इसका मतलब वो इस पे क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ आर, यानी इंडिपेंडेंट है बेसिकली फोकल लेंथ और इस पे, तो अपना क्या होगा, ये ऑप्शन बी सही। तो इसका ऑप्शन करेक्ट क्या होंगे, बी, सी और डी। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट कहां गया, खत्म हो गया क्या, हाँ अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, मतलब सिंगल वेवलेंथ की एयर से इंसिडेंटेड है सरफेस पे। प्रिज्म का एंगल दे दिया है कितना, 75 डिग्री दे दिया है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या दिया है, √3। द अदर रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म इज कोटेड बाय अ थिन फिल्म ऑफ मटेरियल n, यानी इसके जो अदर सरफेस है उसको एक कोटिंग करनी है n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, मटेरियल से। The light suffers total internal reflection at the coated prism यानी यहां पर जो लाइट आके पड़ रही है बच्चों, इसका क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जा रहा है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, जब यहां आके पड़ रही होगी किससे, क्रिटिकल एंगल से। ठीक है, तो हमको बताना है फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 लेस देन इक्वल टू 60 डिग्री द वैल्यू ऑफ n स्क्वायर क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, आपको यह समझ में आ गया होगा, अगर इस एंड पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना है तो ये किस एंगल पे इंसिडेंट होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल पे। अब ये एंगल थीटा सी हो गया,
तो ये थीटा है, ये कितना हो जाएगा आपको पता है, ए एंगल ऑफ प्रिज्म बराबर क्या होता है R1 पर R2, दोनों रिफ्रैक्शन एंगल इधर और इधर के। अब ये थीटा सी हो गया है तो ये कितना होगा 75 माइनस थीटा सी। ठीक, अब यहां पर अपन क्या लगाते हैं स्नेल्स लॉ, बाहर एयर है तो 1 इंटू साइन थीटा बराबर अंदर में क्या है √3, तो √3 साइन 75 माइनस क्रिटिकल एंगल थीटा सी, ये आ गया। अब यहां से साइन थीटा का वैल्यू क्या ले लेते हैं, तो अपने को बोला फॉर 0 लेस देन 60 है ना, थीटा लेस देन इक्वल टू 60, तो बाउंड्री कंडीशन ले लेते हैं 60 डिग्री का। साइन 60 कितना होता है √3/2, तो यहां से आ गया √3 साइन 75 माइनस थीटा सी, तो √3 कैंसिल, तो ये 1/2 कब होता है 30 डिग्री के लिए, तो 75 माइनस थीटा सी बराबर आ गया 30 डिग्री, तो थीटा सी का वैल्यू क्या आ गया 45 डिग्री, ये निकल गया क्रिटिकल एंगल है ना। अब हमको n की वैल्यू निकालना है, क्रिटिकल एंगल अपने को पता है, तो यहां दोनों के लिए अपन क्या लगाते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कैसे लगेगा देखो, √3 साइन थीटा सी, √3 साइन थीटा सी बराबर बाहर क्या है n, और जब क्रिटिकल एंगल में पड़ता है तो अपन क्या मानते हैं साइन 90 को, रिफ्रैक्शन एंगल को 90 लेते हैं, ग्रेजिंग इंसिडेंस, तो ये लेते हैं इनटू साइन 90, तो यहां से n की वैल्यू क्या आ गई √3 इंटू साइन थीटा सी, साइन थीटा सी क्या होगा 1/√2, तो n का वैल्यू क्या आएगा होल √3/2, तो n स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा 3/2, तो यहां पर हमको n स्क्वायर की वैल्यू ही पूछा है, तो आंसर होगा 3/2 1.5। क्लियर है। इस क्वेश्चन में क्या है, 3 ग्लास सिलेंडर दिए हुए हैं ऑफ इक्वल हाइट 30 सेंटीमीटर, मतलब h बराबर यहां पर कितना है 30 सेंटीमीटर। अब क्या है इसमें सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n बराबर 1.5, सबके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 3/2 दिया है बच्चों। ठीक, 3/2 3/2 3/2। अब क्या कर रहे हैं, पहले सिलेंडर का फ्लैट टॉप है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, दूसरे वाले का कॉनकेव और तीसरे वाले का कॉनकेव और दूसरे वाले का कॉन्वेक्स। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व टॉप्स, यानी ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो दिया है 3 मीटर और 3 मीटर। ठीक है, अब हमको ये बताना है कि अपरेंट डेप्थ जो बॉटम का बन रहा है वो पहले वाले से h1, दूसरे वाले से h2, तीसरे वाले से h3, और हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है h1 h2 h3 के बीच में रिलेशनशिप। चलिए देखते हैं। तो देखो पहला चीज हमको यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, एंगल थ्रू रिफ्रैक्शन थ्रू स्पेरिकल सरफेस, तो पहले के लिए लगाते हैं, फॉर्मूला तो ये होता है μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। ठीक है, अब यहाँ पर साइन कन्वेंशन के हिसाब से लगाते हैं, पहले में देखते हैं, साइन कन्वेंशन पहले में ही देखते हैं, बाकी सब में सेम ही रहेगा वैसे। तो देखो हम लोग हमेशा चीजें नापते हैं कहाँ से, जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसके पोल से, तो ये हो गया पोल O। ठीक है, अब ये गई नीचे रे, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट कितने हाइट पे h हाइट पे, इंसिडेंट रे किधर से किधर जाएगी, ऑब्जेक्ट से रिफ्रैक्टिंग सरफेस की तरफ जाएगी, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है ऊपर और उसके बाद रिफ्रैक्टेड रे बाहर होगी। तो μ2 क्या होता है, जो रिफ्रैक्टेड रे कंटेन करता है, तो μ2 का वैल्यू हर केस के लिए हो जाएगा 1। रिफ्रैक्टेड रे कंटेन करने वाला मीडियम कौन है, एयर। और μ1 का वैल्यू क्या हो जाएगा हर केस के लिए, मिरर ए लेंस जो भी है अंदर, जो भी क्या है मीडियम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्या हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगी दो चीज। अब क्या करेंगे, अब फॉर्मूला लगाते हैं, तो μ2/v, तो लिखते हैं μ2 की जगह लिख देते हैं 1/v। v क्या होगा, जो पहले केस के लिए आपकी अपरेंट डेप्थ आ रही है, जो यहां से इमेज की डिस्टेंस बेसिकली h1, तो उसको लिख लेते हैं h1। फिर μ1 क्या होगा बच्चों 3/2 इंटू u का वैल्यू क्या है h के बराबर, जो कि कितना दिया है 30, कहाँ गया कहीं तो था 30 सेंटीमीटर, तो इसको ले लेते हैं 30। अब प्लस लेंगे कि माइनस, इंसिडेंट रे जा रही है नीचे से ऊपर, अपवर्ड डायरेक्शन है, लेकिन हम लोग हर डिस्टेंसेस कहां से नापते हैं o से, तो o से नीचे नापेंगे तो हम लोग उल्टा आ रहे हैं, तो उल्टा आ रहे हैं तो नेगेटिव, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये सेंटीमीटर में बराबर ये टर्म हो गया 0, क्योंकि पहले का फ्लैट टॉप है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी 0 हो गया। तो यहां से 1/h1 की वैल्यू क्या आ गई 3/60 1/20, तो h1 की वैल्यू क्या आ गई 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस केस के लिए h1 लिख लेते हैं 20 सेंटीमीटर। माइनस इसलिए आया है, यहां से अपन नीचे नापेंगे तो वो बस बता रहे हैं माइनस साइन,
ये आ गया 20 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, इसको मिटाते हैं। अब सेकंड केस के लिए लगाएंगे, सेकंड केस के लिए सेम चीज, तो क्या होगा, सेम u1 का वैल्यू 1 आएगा, तो 1 बाय, अब लिख लेते हैं h2, ये प्लस हो जाएगा, ये आएगा 3/60 और ये हो जाएगा μ2 माइनस μ1, तो आएगा -1/2 इंटू आर। आर का वैल्यू क्या ले लेंगे, यहाँ रेडियस 3 है तो 300 ले लेते हैं, 300। ठीक है, तो 1/h2 बराबर क्या आएगा, -1/600 बराबर सॉरी -3/60, ये आ जाएगा वैल्यू। 1/3 क्यों आएगा, अच्छा -3/60। अब क्या करते हैं, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 600, तो ये 600 है तो ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा 6 10 तो आ जाएगा -30, तो हो जाएगा -31/600। अच्छा एक चीज आर का वैल्यू मैग्नीट्यूड तो सोचा ही नहीं, तो ये देखो ये 3/2 किए, इसीलिए ये -1/2 आया। अब दूसरा जो 3 मीटर डालेंगे वो पॉजिटिव डालेंगे कि नेगेटिव डालेंगे, तो देखो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो कहाँ होगा, नीचे की तरफ आएगा, तो इंसिडेंट रे के अपन उल्टा जा रहे हैं तो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, तो यहां पर ये चीज होगी माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये वाला टर्म क्या आएगा, प्लस, तो ये वाला टर्म भी क्या आएगा, प्लस, तो एक्चुअल में ये वैल्यू क्या होगी 29/600, ये आएगी 1/h2 की वैल्यू, है ना, ये आएगी 1/h2 की वैल्यू, तो बेसिकली h2 हो जाएगा आपका 600/29। अब 30 रहता तो ये 20 आता, तो ये क्या आया है, h2 ग्रेटर देन आया है h1, क्योंकि बेस थोड़ा छोटा हो गया 600/29। ठीक है, तो h2 इज ग्रेटर देन h1, ये पहला चीज तो अपने को पता चल गया, तो ए ऑप्शन देखो करेक्ट हो गया, h2 इज ग्रेटर देन h1। अगला, अब इसके लिए लगाते हैं, ठीक, अगले वाले के लिए, अब अगले वाले के लिए लगाते हैं, तो आएगा 1/h3। ठीक, ये फिर से लगेगा तो 3/2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/2 आपका h जो कि कितना है 30 सेंटीमीटर बराबर, ये आएगा -1/2 इंटू, अब सेकंड वाले के लिए r क्या लेंगे भाई, जिधर इंसिडेंट रे जा रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर उधर ही नपेगा, तो प्लस आ जाएगा, प्लस 300, तो 1/h3 बराबर आएगा, ये आएगा -1/600 और ये आएगा -3/60, तो ये आ जाएगा बच्चों h3 वैल्यू आ जाएगा 600/31 आ जाएगा, 600/31 मैग्नीट्यूड जो है 600/31। ठीक, तो ये 20 से थोड़ा सा छोटा आएगा, तो h1 आपका 20 के बराबर आया, h2 जो आया वो 20 से बड़ा आया और h3 आया जो 20 से छोटा आया। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं यहां पर, तो h2 ग्रेटर देन h1 तो हो गया, अब दूसरा बोला है h3 h1 से बड़ा है, तो h3 क्या आया है, ये जो h2 आया है वो 20 से बड़ा आया था, h3 20 से छोटा आया है, तो ये बात क्या है, गलत, h2 h3 से बड़ा है, तो h2 क्या आया था 20 से, h2 जो आया था वो 20 से बड़ा आया था, h3 आया था 20 से छोटा, तो h2 20 से बड़ा है, h3 20 से छोटा है, तो सी ऑप्शन क्या है सही, और h2 माइनस h1 जो है 0.8 और 0.9 के बीच में रहेगा, तो अपन यहां से चेक कर लेते हैं। ठीक, h2 माइनस का h1, तो h2 कितना आया था, h2 आया था 600/29, माइनस कर देते हैं 20 से, तो ये कितना आ जाएगा 600 माइनस, यह आ जाएगा 29 2 ज़ा 58, तो 580/29, तो आ जाएगा 20/29, तो ये बात भी सही है, ये भी 0.8 से बड़ा होगा, 0.8 से बड़ा और 0.9 के बीच में, तो थर्ड ऑप्शन भी सही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए सी और डी। ओके।